नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का एक बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। वहां आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे। फिर आपने उसी ट्रायंगल के चैप्टर में ये पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, यानी कि सर्वांग क्षमता। वो हर एक त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा था किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। बहुत ही शानदार चीजें उसमें आपको पता लग गई थी और वो चैप्टर मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, वहां से लिंक करना है, तो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आपको पूरे तरीके से ये समझ में आएगा कि ट्रायंगल्स होते क्या हैं, कितने वो टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें स्टडी करते हैं और किस तरीके से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करते थे, बहुत इजीली करते थे। तो सबसे पहले हम चलते कॉन्ग्रुएंसी पे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सर्वांग क्षमता, यानी कि हमारे पास जो दी गई फिगर है, यानी कि जो दिए गए डायग्राम है, वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, सर्वांग सम कैसे होते हैं। सर्वांग सम हम जब किसी आकृति को कहते हैं तो सर्वांग सम का मतलब होता है यानी कि कॉन्ग्रुएंट शो करना, किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंसी शो करना। हमें अगर हमारे पास दो ऐसे डायग्राम दिए गए हैं, यानी कि दो ऐसे चित्र दिए गए हैं, जैसे मैं यहां पर एक चित्र बनाता हूं, एक छोटा सा डायग्राम हमारे पास है जिसे मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या बनाया है मैंने, तो आप कहोगे भैया काहे मजाक कर रहे हो, इतनी बार तो आपने पढ़ा दिया है। आप कहोगे कि तो ट्रायंगल है। बिल्कुल सही, ये ट्रायंगल है। मैं कौन सा सर्कल कह रहा हूं, ये क्या है, ट्रायंगल। आप इसका नामकरण कर देते हैं, ये ट्रायंगल है एबीसी। इसी के जस्ट बराबर में मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूं, और ये डायग्राम बनाकर मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे भैया ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों डायग्राम जो आपके सामने बने हैं, कुछ इनका नामकरण कर देते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। इन दोनों डायग्राम को देखकर आप बहुत इजीली बता दोगे कि इन दोनों का एक दूसरे से कोरिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप इन दोनों को देखकर ये आइडिया अपने मन में लगा लेंगे कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि आप इनमें कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन शो ही नहीं कर सकते। क्यों, अब वो कारण बताता हूं। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट दो डायग्राम को अगर आप कॉन्ग्रुएंट शो करते थे तो उसके लिए दो चीज होल्ड होनी चाहिए। नंबर एक, आपको याद आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था शेप, और दूसरे नंबर पर आपको बताया गया है साइज। बस इन्हीं दो चीज से आप आइडिया लगाते हैं, शेप एंड साइज। अगर हमारे पास दो डायग्राम ऐसे हैं कि उनकी शेप एंड साइज यानी कि उनका आकार, बिल्कुल आकार, और उनकी जो माप है वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आपने किसी तरीके से ये शो कर दिया दो आकृतियों में, यानी कि दो डायग्राम में, कि उनकी शेप भी एज इट इज वही है और उनका साइज भी एज इट इज वही है जो आप देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपने दो डायग्राम में ऐसा शो कर दिया कि इनकी शेप और साइज दोनों सेम है, तो इसका मतलब आपको पता है वो दोनों डायग्राम क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखो तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कंप्लीट हो रहा है, ना तो उनका साइज एक जैसा है, ना इनकी शेप ही एक जैसी है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कोई बात नहीं, अब हम बनाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर दो सर्कल बना देता हूं जिनकी रेडियस सेम हो, यानी कि मैंने मान लिया कि ये रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर का है और ये भी रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, भैया 3 सेंटीमीटर, तो आप इजीली बता दोगे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही घबराने वाली बात है। आप इजीली इस चीज को देखकर ये आइडिया लगा लेंगे या ये बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों डायग्राम क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है। क्यों, क्योंकि इनकी शेप और साइज दोनों के दोनों सेम है। ठीक है मेरे भाई, और वो मैंने आपको बताया था कि हम सर्वांग सम किन्हीं भी दो आकृतियों यानी कि डायग्राम को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो कंडीशंस थी। उन कंडीशंस को अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो आपको मेरी कक्षा 9 की वीडियो देखनी पड़ेगी सर्वांग समता की, क्योंकि कक्षा 10 में सर्वांग समता वाला टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आपको
इस चैप्टर से उसे लिंक करना है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। अगर उसे बिना पढ़े यहाँ आ जाएंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। अगर वहाँ से आप समझ के यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ का मतलब जहाँ पर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर यहाँ आएंगे समझ के तो इसे समझने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो सर्वांग क्षमता की कंडीशन मैं आपको उस वीडियो में कंप्लीटली बता चुका हूं। बस यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो शेप यानी कि दो डायग्राम ऐसे हैं जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होंगे तो वो दोनों के दोनों डायग्राम आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मेरा कक्षा 9 का टॉपिक था। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अब मैं इसे यहाँ से लिंक करने जा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, शेप एंड साइज, बस ये ध्यान रखना है। इसे मैं लफ कर देता हूँ। आपको ये पता लग गया है कि हम किस तरीके से दो डायग्राम को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, कैसे, अगर उनका शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम। एक नया टॉपिक आपके पास है जिसे हम कहते हैं समरूपता। ये कक्षा 10 का आपका टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बहुत ही वाइड लेवल पे, जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। आप अगर इसके नाम से थोड़ा आइडिया लगाएं, नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही बहुत कुछ रखा है मेरे भाई। समरूपता, समरूपता का मतलब होता है जिनका रूप समान हो। ठीक है, जैसे आपके पास, आपने कभी देखा होगा दो भाई हैं लेकिन छोटे बड़े हैं दोनों, लेकिन आप उन दोनों को देखेंगे तो दोनों की शक्ल सेम टू सेम है। ठीक है, शक्ल सेम टू सेम है, रूप उनका सेम टू सेम है, लेकिन साइज दोनों का अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है। बस अगर आपने चीज समझ ली तो समझो सिमिलैरिटी का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल आपके सामने शो कर देता हूँ, बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ये बना दिया आपने भैया। एक का नाम रख दिया ABC, एक का नाम रख दिया आपने PQR। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को देखकर आइडिया लगाइए मन में कि कैसे हैं, तो कोई फुद्दू से फुद्दू बच्चा भी बता देगा कि भैया ये दोनों तो ट्रायंगल्स हैं, और ट्रायंगल भी ऐसे हैं, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं रूप में, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है। बस यही तो चीज है सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है, शेप तो दोनों की सेम होती है, दोनों की शेप सेम है। आपसे कोई पूछेगा कि देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। तो भैया बस यही है आपकी सिमिलैरिटी। अगर आपके पास दो डायग्राम ऐसे हों जिनका, देखिए कॉन्ग्रुएंसी में दोनों सेम होने चाहिए थे, सिमिलैरिटी में शेप होनी चाहिए और साइज, शेप तो होनी चाहिए सेम, और जो साइज है वो अलग हो सकता है, छोटा बड़ा। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अगर बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है तो भी चल जाएगा, लेकिन उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, साइज अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे दोनों डायग्राम को हम कहेंगे कि वो सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। समरूप हैं यानी कि सिमिलैरिटी है उनके अंदर मेरे भाई। बस शेप और साइज को ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। दो डायग्राम तब सर्वांगसम होते हैं, कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनका शेप और साइज दोनों सेम होते हैं भाई। शेप एंड साइज दोनों सेम टू सेम। जैसे आपके हाथ होते हैं, एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों हाथ एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इसके जस्ट दूसरी तरफ अगर हम चलें, दूसरी साइड इसकी देखें, दो ऐसे डायग्राम जिनके शेप तो हो सेम, यानी कि देखने में वो एक जैसे लगे, लेकिन उनका साइज हो भैया अलग अलग, तो वो दोनों की दोनों डायग्राम यानी कि दोनों की दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। सिमिलर, समरूप। तो भैया इस तरीके से आपके पास बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो स्क्वायर बना देता हूँ। एक स्क्वायर मैंने यहाँ बनाया कुछ इस तरीके से, एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लेकिन समझना, ये स्क्वायर मैंने बनाया है, इसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की है, और ये जो मैंने बनाया है इनकी साइड है 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इन दोनों को देखकर आपके मन में एकदम से आएगा कि इन दोनों का जो रूप है वो दोनों का सेम है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है। रूप सेम कैसे है? इनकी जो सारी साइड है वो 2 की है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो दूसरे वाला डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया है वो क्या है, उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 4 की हो गई है, लेकिन उसका जो शेप है वो इसके जैसा ही है, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही है। तो उसका मतलब आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए दोनों की दोनों जो डायग्राम है वो क्या है, सिमिलर है। सिमिलर यानी कि समरूप। तो जहां तक मुझे अंदाजा है आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी कि ये समरूप होते कैसे हैं, यानी कि सिमिलैरिटी किस बला का नाम है। तो वो इस बला का नाम है जब आपकी शेप सेम होती है और साइज डिफरेंट होता है। उस बला से मैंने आपको मिलवा दिया है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, बस आपका काम बन जाएगा सिमिलैरिटी का। फिर मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा जिसके आधार पर आपकी पूरी सिमिलैरिटी बेस है, ठीक है। वो एक महान मैथमेटिशियंस है जिन्होंने इनकी सिमिलैरिटी को एक थ्योरम के बेस पर आपको समझाया था। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, उस सिमिलैरिटी के पॉइंट को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, और वो किसने बताई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहला आप ये समझ लीजिए, जब आप दो डायग्राम को आपस में सिमिलर शो कर देते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप दिखाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने इन दोनों को कहा है कि दोनों के दोनों सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, यानी कि ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स होंगे भैया इक्वल। पहली बात किसमें, सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी खत्म कर देते हैं, मिटा भी देते हैं, बल्कि इसे आपकी डिक्शनरी से फिलहाल खत्म कर देते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। बार बार सामने आएगा तो डिस्टरबेंस होगा। दूसरी बात, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं यानी कि जो इनकी भुजाएं होती हैं उनमें एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है? निश्चित अनुपात। हर एक भुजा में वही अनुपात मिलेगा आपको। मान लिया मैंने इसकी साइड ली है 1 2 3, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये 2 है, देखो इसमें और इसमें, यानी कि ए बी साइड में और पी क्यू साइड में, अगर आप ए बी साइड ले रहे हैं इसकी और जो पी क्यू साइड ले रहे हैं आप, उन दोनों में जो रेशो है 1/2 का है। तो जो दूसरी साइड है उसमें भी रेशो 1/2 का ही होगा, यानी कि 4 हो जाएगी। देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, क्यू आर। अगर आप इनका रेशो देखोगे तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। फिर आप उसकी बात करेंगे 3, तो ये हो जाएगा इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड 6। तो ये आपकी साइड है AC और वो वाली साइड आपकी है PR। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये वाली साइड आपकी है 3 सेंटीमीटर और वो वाली साइड आपकी 6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1:2। तो सिमिलैरिटी से एक चीज निकल के सामने आई है कि जो आपके पास दो डायग्राम है जिन्हें आप सिमिलर शो करना चाह रहे हैं या आप उन्हें सिमिलर दिखा चुके हैं, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। पहली बात, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कहेंगे। ये इसके संगत है, ये इसके सामने, ये इसके सामने। तो जब आप इनकी कंपेयर करोगे आपस में तो दोनों आपस में इक्वल पा जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, एंगल इक्वल होंगे और जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा यानी कि जो उनकी संगत भुजाएं हैं उन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी सेम पाया जाएगा। अगर मैं इस साइड का रेशो इसके साथ निकालूं, इसका इसके साथ निकालूं, इसका इसके साथ निकालूं, तो आप ध्यान से देख रहे हैं सबका रेशो सेम आएगा, सेम आएगा भैया। चाहे आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल घर पे कर लेना, एक छोटे इस तरीके से डायग्राम बनाना जो दोनों डायग्राम देखने में हूबहू एक जैसे लगते हो। आप उनके एंगल मेजर करना, आप उनकी जो साइड्स है उनका रेशो निकालना। अगर ये नहीं पाया गया ना तो भैया पढ़ाना छोड़ देंगे। ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ाना छोड़ देंगे, निकाल के देखना, क्योंकि भैया थ्योरम है, प्रूफ किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये प्रूफ किया जा चुका है, इसलिए मैं उस आधार पर आपको कह रहा हूं।
ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो डायग्राम को आपस में सिमिलर शो कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही शानदार बेहतरीन जबरदस्त मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स के नाम से अब हमारे पास एक थ्योरम आएगी। बस ये बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ही ध्यान से। अगर आपने थ्योरम समझ ली तो समझो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ गया। थेल्स बहुत ही जबरदस्त, इनका नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, थेल्स भैया। इसे कहते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे भैया। इन्होंने क्या बताया है, इसे इस थ्योरम को एक्चुअली में दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनली ONAL। तो भैया मार्कर भी रफ हो गया है, ठीक है, सॉरी भैया इसके लिए। दूसरा मार्कर लेते हैं। थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में कहेंगे BPT। BPT इस नाम से थ्योरम जानी जाती है, और दूसरे नाम से थेल्स थ्योरम। थेल्स ने एक्चुअली में क्या कहा था, अब जो आपके सामने मैंने बनाया ना, ये थेल्स का सिस्टम है सारा। ये मैंने पहले से बना लिया था क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है और पहले से बनाने में थोड़ा इजीली बन जाता है, ठीक है बॉस। इन्होंने एक ट्रायंगल्स पे ये थ्योरम दी थी। उस ट्रायंगल को हम ध्यान से समझते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, बड़े वाला ट्रायंगल समझते हैं, ABC, ठीक है भैया। इसमें हमने क्या किया है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है ABC जो आपके सामने बना हुआ है, अगर हम इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, ध्यान से सुन लेना, किसी भी, जो मैंने की है वो नहीं, आपका जो मन हो उसमें करना, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं उस ट्रायंगल के अंदर जो बाकी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने यहां पर क्या किया भैया, जो BC लाइन थी उसके पैरेलल एक लाइन DE खींच ली भैया, जो इसके जस्ट पैरेलल है। देखिए इस लाइन के जस्ट पैरेलल चलेगी यहां पर इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, एक लाइन BC के पैरेलल खींच ली है जिसे हमने नाम दिया है DE। अब इसकी एक खास क्वालिटी है, देखो थ्योरम का नाम कुछ इसे है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इंटरसेक्टिंग का मतलब कट करेगी, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशो। इसने कहा कि जब हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींचते हैं ट्रायंगल के अंदर, जो बाकी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है, तो वो जो काटने वाली लाइन है वो बाकी दोनों लाइंस को ट्रायंगल की एक निश्चित रेशो में, एक सेम रेशो में डिवाइड करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है थेल्स की थ्योरम। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है भैया, बहुत ही आसान तरीके से हम प्रूफ करेंगे। मैंने क्या किया, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लिया यहां पर। मैंने क्या किया, इस साइड को साइड से ज्वाइन कर लिया, B ज्वाइन टू A और C ज्वाइन टू D, ठीक है। यहां पर लिख लेना कंस्ट्रक्शन करके, यानी कि रचना हमने क्या किया, इसे इससे ज्वाइन कर लिया और इसे इससे ज्वाइन कर लिया है। दूसरी बात मैंने क्या किया है, इस E पॉइंट से सामने वाली जो साइड है AD, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। इस परपेंडिकुलर का नाम हो जाएगा PE। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच ली है बहुत आराम से, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इधर से क्या किया है, इस D पॉइंट से एक सामने वाली साइड A पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है DQ, जो आपके सामने चित्र मैंने बना दिया है। इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है क्या, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो समझो थ्योरम तो भैया गई। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। ट्रायंगल क्या है, ABC है हमारे। ट्रायंगल ABC आपने बना लिया।
देखो ध्यान से समझ लेना, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो थ्योरम तो गई भैया। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। उस ट्रायंगल ABC में हमें कहा गया कि अगर हम एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे जो बाकी दो बची हुई लाइन को कहीं पर कट करे यानी कि इंटरसेक्ट करे, बस ध्यान रखना है कि ये साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है वो बाकी दो लाइन को एक निश्चित रेशो में, एक समान अनुपात में बांटेगी, सेम रेशो में बांट के दिखानी है। ठीक है मेरे भाई, देखिए प्रूफ क्या करना है, अब यहां पर लिख देते हैं हम प्रूफ। जो मैंने आपके सामने ये राम कहानी सुनाई है, उस राम कहानी को यहां लिखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। इस लाइन के पैरेलल खींची तो हमें इसका रेशो इसके और इसके रेशो के इक्वल दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, AD का जो रेशो है वो DB के रेशो के साथ दिखाएंगे, इज इक्वल टू दिखाना है AE रेशो EC या CE, चलो कुछ भी कर लेते हैं भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो मैंने अभी आपको पूरी रामायण सुनाई, इसका मतलब ये है एक छोटी सी लाइन में कि हमें इनका रेशो आपस में इक्वल शो करना है। ये थेल्स भैया ने प्रूफ किया है। उस प्रूफ को करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एक बेसिक पॉइंट, वो होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया। किसी भी ट्रायंगल का एरिया पहले वो समझ लीजिए, अगर आपने वो समझ लिया, वो हमें अप्लाई करना है एक्चुअल में। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी टाइप का त्रिभुज आपके सामने हो, किसी भी टाइप का, स्पेशल नहीं कह रहा हूं, किसी भी टाइप का भैया। मान लिया मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, चलो इधर बनाते हैं, ये बना दिया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से बना दिया भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, और दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। ये भी बड़ी बात है कि दोनों के लिए फॉर्मूला भी एक ही है। क्या है फॉर्मूला, देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बेसिक फॉर्मूला है भैया, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ये तो सबको पता है, हर एक बच्चा, फुद्दू से फुद्दा बच्चा भी जानता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस का मतलब होता है एक लाइन जो बेस में बनी हुई है, यानी कि जहां से आप उसका स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप देखो उसमें से आप किसी को भी बेस मान सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाली लाइन ही बेस होती है। वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप बेस किसे मान रहे हैं। जहां से भी आप बेस मानेंगे, जैसे मैंने मान लिया इस लाइन को बेस मान लिया, तो हाइट सीधी मेजर करनी है, यानी कि ये हाइट का काम करेगा, बिल्कुल सीधा सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले वर्टिसेस से उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही उसकी हाइट का काम करेगा। तो उसकी हाइट ये होगी। अब अगर मैं यहां लेता हूं, अगर मैं इसे बेस ले लेता हूं इस लाइन को, तो इसकी हाइट क्या होगी, क्योंकि इस लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ तो उड़ जाएगा परपेंडिकुलर, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके आगे निकाल देते हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। वो भले ही बाहर है लेकिन हाइट वहीं से काउंट होगी। इसको ऐसा नहीं है कि हाइट को आप बाहर से नहीं ले सकते, लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, वहां पर आपको बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस लाइन को आप बेस लाइन मानेंगे, उसके सामने जो भी वर्टिसेस यानी कि शीर्ष होगा, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे वो परपेंडिकुलर बाहर ही क्यों आ रहा है, वही आपके ट्रायंगल की हाइट का काम करेगा। ठीक है, अब ये मुझे इसमें अप्लाई करना है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इसमें चलेगा, बेस इंटू हाइट का। बहुत ध्यान से समझते चले जाना है, एक एक करके समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। अब देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें ADE, ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल ADE, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो इसलिए बताया, अब हम उसे अप्लाई करेंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे। 1/2 बेस B हाइट H। हम इसका जो एरिया है दो साइड से निकालेंगे, दो बेस लाइन लेकर निकालेंगे, एक बार बेस लाइन इधर से लेंगे, एक बार बेस लाइन इधर से लेंगे। क्योंकि हमें जो लाइन यहाँ पर
पर रेशो में शो करनी है वो हमारे एरिया में आनी चाहिए। तो एक बार तो लाइन लेंगे एडी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से निकाल लेंगे इज इक्वल टू, इधर से देखो ये आपकी बेस लाइन 1/2 इंटू एडी इंटू हाइट। देखो मैंने आपको बताया था कि अभी क्या बताया, सामने वाले शीर्ष से उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे ही हम हाइट कहते हैं। तो हाइट का काम देखिए, अगर आप इसे बेस लाइन मानेंगे तो हाइट का काम करेगा पीई, पीपी बजा दीजिए इसकी, पीई। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप इस ट्रायंगल एडी का एरिया फाइंड करेंगे तो मैं बेस लाइन एडी ले रहा हूं तो हाइट का काम करेगा पीई, कर दिया भैया। एक बार मैं एरिया निकाल लूंगा बेस लाइन उधर से लेकर एई, ठीक है। यहीं पर इज इक्वल टू का साइन लगा देते हैं क्योंकि सेम निकालना है। 1/2 इंटू बेस, बेस पहुंच गया उधर एई, देखिए भैया एई इधर आ गया, इधर आइए, ठीक है एई। चलिए फिर यहाँ पर आ जाइए, आइए भाग के, एई इंटू, अब क्योंकि मैंने बेस लाइन ये ले ली है, बेस लाइन वो ले ली है, तो भाई बेस लाइन वो ले ली है तो हाइट जो सामने वाले शीर्ष यानी कि वर्टिसेस से परपेंडिकुलर होगा डी क्यू, खुल जा भाई, डी क्यू। देखिए समझ में आ गया होगा आपके। आप मैंने उस ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया है दोनों साइड से निकाल लिया, एक बार बेस लाइन उधर से ली, एक बार बेस लाइन इधर से ली। सिंपल है, बेस लाइन पे ही डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर जो हमने डाला है वो हाइट का काम करेगा, तो हाइट कौन सी लेनी है वो आपके बेस लाइन पर डिपेंड करेगा। तो एक बार मैंने बेस लाइन ये ली, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एक बार बेस लाइन ली, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और दोनों के दोनों जो एरिया है वो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल एडी के एरिया है, दोनों को दोनों एडीई के एरिया है। चलिए वो जो दो साइड हमें लेनी थी वो दोनों हमारी इस एरिया में आ गई है, आ गई बिल्कुल आ गई। देखिए एई चाहिए था हमें, एडी चाहिए था, तो एई इसमें आ गई है, एडी इसमें आ गई। चलिए अब हमें कौन सी साइड चाहिए है, डीबी और सीई। अब इन्हें देख लीजिए कहाँ आ रही है। डीबी जो साइड है वो आ रही है ट्रायंगल बीडीई। चलिए दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, वापस आए हैं। हमने क्या किया है, जिन साइड्स को हमें इक्वल रेशो में शो करना है उनमें से ऊपर की दो साइड का काम हो चुका है। अब नीचे की जो दो साइड है उनकी बात करते हैं, वो देख लेना है किस ट्रायंगल में आ रही है। देखो हमारी ये वाली जो साइड है डीबी वो आ रही है डीबीई, ट्रायंगल डीबीई। एरिया निकाल लेंगे इसका, एरिया पे चल रहा है सब, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। भाई दोनों मीडियम को पढ़ाना है तो दोनों चीज लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई। चलिए डीबीई, बेस लाइन लेते हैं डीबी को, बेस लाइन लेते हैं डीबी, तो 1/2 इंटू बेस कितना है आपका डीबी या बीडी, जो भी आप पीना चाहें, बीडी पीना चाह रहे हैं बीडी मान लेना, तो बीडी, और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ये आपकी अगर बेस लाइन है तो उसका सामने का जो शीर्ष है यहां पर बैठेगा, सामने का शीर्ष यहां पर बैठेगा, और इस शीर्ष से जब हम सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर का काम इस लाइन पर पीई करेगा, क्योंकि यहां का परपेंडिकुलर यहां तो कहीं आ नहीं सकता, तो वो परपेंडिकुलर एक्चुअली में बाहर चला गया। बाहर जाने दो कोई बात नहीं, लेकिन हाइट का काम तो करेगा ही। तो हमारी जो हाइट है वो होगी पीई, पीई, पीई। बस धीरे धीरे चलता रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या लिया है, ट्रायंगल डीबीई, उसमें हमने बेस लाइन ले ली है डीबी, तो हाइट का काम करना पड़ेगा जो सामना वाला वर्टिसेस यानी कि शीर्ष है उससे साइड पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो है पीई। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था सामने वाले शीर्ष से उस लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही आपकी हाइट है, वो भले ही बाहर जा रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपकी पीई। सेम अब हम चलते हैं दूसरी साइड में। अब क्योंकि हमें साइड ये लेनी है, वो देखो कौन सा ट्रायंगल में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस लाइन हम ले रहे हैं ईसी,
या सीई, सीई कह दो, ईसी कह दो, बात एक ही है, इनटू हाइट। अब आप देखिए, अगर मैं बेस लाइन ये लूंगा, बेस लाइन ये लूंगा, तो सामने वाला शीर्ष यहां है, सामने वाला शीर्ष नहीं, इधर से लेना, अरे ये लिया, देखो सॉरी सॉरी, ये लिया है ना हमने ट्रायंगल, तो इसका जो सामने वाला शीर्ष है ये बैठेगा, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी क्यू। बहुत ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं बेस लाइन ये लूंगा तो इसका जो सामने वाला शीर्ष है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो ये है भैया, डी सी ई, डी सी ई या डी ई सी, बात एक ही है, इसका जो सामने का शीर्ष है ये बैठेगा, तो यहां से हम इस साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन को आगे बढ़ा के, वो हो जाएगा डी क्यू। तो वही तो हमारी हाइट है डी क्यू। देख लीजिए, अगर ये चीज समझ में आ रही है तो फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो ट्रायंगल था उसका जो एरिया है दोनों साइड से निकाला, एक बार बेस लाइन ये मान के, एक बार बेस लाइन ये मान के, फिर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की जरूरत है रेशो में, देखिए। फिर बेस लाइन ये मान के निकाला, तो हमारे पास ये चीजें आ चुकी हैं। ध्यान से देख लीजिए, एक एरिया हमारे पास ये मौजूद है, एक एरिया ये मौजूद है, एक एरिया ये मौजूद है, और एक भैया ये। वेरी इजी, वेरी इजी, एडी डीबी डीबी डीबी, एडी डीबी एईसी, बस हो गया काम, बहुत सिंपल। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसे फोर्थ मान लेते हैं। आपके ध्यान के लिए ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, किया क्या है, थेल्स थ्योरम है, थेल्स। अगर आपने थेल्स थ्योरम को समझ लिया तो समझो पूरी सिमिलैरिटी समाप्त, क्योंकि थेल्स ने ही तो ये प्रूफ किया है कि उनका रेशो कैसे इक्वल होगा। तो उस रेशो को इक्वल करने के लिए हमने सारा प्रोग्राम जोड़ा है। इस प्रोग्राम को जोड़ने के लिए हमने सारा एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया है अपने डायग्राम में, अकॉर्डिंग टू अपने प्रूफ जो हमें करना है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार एक दो बार देखिए, समझ में आएगा कि ये एरिया मैंने कैसे कैसे निकाले हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने बहुत ध्यान से। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये एडी, इसमें एडी आ रहा है अपॉन में डीबी, तो इससे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के अपॉन में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन थर्ड, उधर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि यही बचती है अब आपके पास। देख लो मेरे भाई, जो मैंने चारों समीकरण मानी है उन्हें मैं अपना प्रूफ करने के लिए इस तरीके से एक दूसरे के पोस्ट, ठीक है, अपॉन में रख रहा हूं ताकि मेरा प्रूफ हो जाए, ठीक है। प्रूफ ही तो निकालना आपको। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, ये रही 1/2 AD इंटू PE अपॉन 1/2 देखिए 1/2 ये रहा, दिस अपॉन दिस 1/2 AD इंटू PE अपॉन 1/2 DB इंटू PE। अपने नजदीक पहुंच रहे हैं प्रूफ के आप। सेकंड अपॉन फोर्थ, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ये सेकंड क्या है, अरे 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 ए, अच्छा सेकंड ये भैया, सेकंड तो ये मैं कहाँ देख रहा हूँ, 1/2 AE इंटू DQ अपॉन 1/2 इंटू CE इंटू DQ। बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, PE से PE कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। मैथ्स के क्वेश्चन में करने का सबसे बड़ा जो मजा है वो जब कैंसिल होता है ना, तब सबसे ज्यादा मजा आता है, कैंसिल, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बचा है, इज इक्वल टू धराते हैं, यहाँ पर बचा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा है AE और अपॉन CE मेरे भाई, सी। देखिए प्रूफ भी तो ये करना था आपको।
थेल्स ने बताया है, ये थेल्स की थ्योरम है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा तो उस ट्रायंगल में अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से खींचे कि वो लाइन उस ट्रायंगल की बाकी दो साइड को कहीं इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन उन बाकी दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि उनका जो रेशो है वो आपस में इक्वल होता है। वो हमें प्रूफ करना था, तो यही हमने प्रूफ कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, इस प्रूफ की क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता। समरूपता को बहुत ध्यान से समझ लेना भैया, इसी पर आधारित है। अभी इसमें थोड़ा सा प्रूफ और रह रहा है, लेकिन दोस्तों मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे भाई। अगली वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट जो छोटा सा प्रूफ हो रहा है उसी को भी समझाऊंगा, और फिर उसके आधार पर इसके क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरम्स जो बची है वो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, धन्यवाद, नमस्कार।